नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बांसवाड़ा में आपको बता दें कि माही बांध से छलक गया। जी हां, बांध के 6 गेट खोले गए हैं। आधा मीटर माही बांध का जलस्तर 280 मीटर हुआ है। माही बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है माही। और ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जलस्तर बढ़ चुका है और उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, तो क्या असर देखने को मिल रहा है वहां पे? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी था और अभी फिलहाल बारिश थम चुकी है। लेकिन जो मध्य प्रदेश से और यहाँ पे बारिश जो बांसवाड़ा जिले में जो हुई, उससे कारण से माही बांध भराव क्षमता के करीब पहुंच चुका था। उसको देखते हुए माही विभाग और जिला प्रशासन ने इसके गेट खोले। 6 गेट खोले, आधा मीटर खोले हैं। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी कावेंद्र सिंह वहां पे मौजूद रहे और माही माता की पूजा करने के बाद में माही बांध के गेट खोले गए। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है जी। उसके अलावा शहर का जो डायलाब तालाब है जी, वो भी ओवरफ्लो हो गया था। नगर परिषद ने वहां पे पानी की निकासी नहीं होने के कारण से उसको भी वहां पे खोला गया। उसके अलावा जिले में जो बड़े बड़े जो पुल हैं वहां पे भी ओवरफ्लो पानी होने से आवागमन कई जगह बाधित भी हो गया था। जी आशुतोष, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और पानी की आवक भी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं? जिला कलेक्टर ने एक अपील जारी की है कि माही बांध के गेट खोलने पर जहां पे भी जो उस क्षेत्र में जहां पे भी लोग निवासरत है, वहां पे उन्होंने अपील की है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जहां पे भी पानी की आवक है वहां पे नहीं पहुंचे। और प्रशासन के अलावा जहां जहां पुलिस ने भी अपने हिसाब से सभी जगह जहां पे पुल है वहां पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पे मौजूद है। और जहां पे भी इस तरह की जो घटनाएं घट सकती है वहां पे पुलिस का जाब्ता वहां पे तैनात है कि कोई अनहोनी नहीं हो। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। और भरतपुर से भी बड़ी खबर आ रही, जहां पर कुंड में 5 युवक डूब गए हैं। जी हां, 2 लोगों की मौत हो गई है और गोताखोरों ने दोनों के शव पानी से बाहर निकाल ली हैं और 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, कामा कस्बा के गया कुंड का ये मामला है। बता दें कि कामा कस्बे के पास ही एक भवन निर्माण में श्रमिक लगे हुए थे और ये श्रमिक दोपहर में लंच होने के बाद 5 मजदूर कुंड के किनारे खाना खाकर नहाने लगे। अचानक ही 5 युवक कुंड में डूबने लगे। 3 युवकों को आसपास के लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 युवक गांव सुनहरा निवासी विजय हरिजन और लोकेश जाटव पानी में डूब गए, जिनकी मौत हो गई है। और पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर कुंड में डूबने से 5 लोगों की मौत, 5 लोग डूब गए हैं, जिसमें से 2 लोग की मौत हो गई है। 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जी हां, गोताखोरों ने 2 शवों को भी बाहर निकाल लिया है। तो कामा कस्बा के गया कुंड का यह मामला है। आपको बता दें कि एक मकान बन रहा था जहां पर ये श्रमिक लगे हुए थे, मजदूर लगे हुए थे, लेकिन दोपहर में जब लंच हुआ तो वो मजदूर कुंड के किनारे खाना खाकर नहाने चले गए और इस दौरान ये हादसा हो गया। 5 युवक जो 5 मजदूर थे वो कुंड में डूब गए और इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 को बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बचाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ और वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 5 लोग खाने के लिए यहां पर बैठे थे, उसके बाद नहाने लगे और इस दौरान यह हादसा हो गया। बढ़ते अगली खबर पर, सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने अवैध हथियार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का भंडाफोड़ किया है और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और हरियाणा पंजाब में बनी शराब की बड़ी खेप को जब्त की है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई शराब दूसरे राज्यों से सप्लाई होनी थी। चित्तौड़गढ़ जिला विशेष टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और बजरी से भरे 8 डंपर और ट्रेलर जब्त कर लिए हैं और साथ में 8 चालकों को भी डिटेन किया है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसमें से करीब 40 कार्टन यानी पेटी शराब पकड़ी गई है और साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि छोटी कारों में अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोतवाली थाने के राजपुर घाटी में
नाकेबंदी की गई और जिसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई। तो शराब तस्करों के खिलाफ और वहाँ जहाँ से आती है वहाँ से उनके जो सरगना है उनके बारे में पता लगाया जाता है। ये ज़्यादातर जो कॉलिंग है व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग करते हैं, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू मार्फत उनसे उनका पता लगाते हैं कि उनके फ़ोन नंबर क्या हैं, कहाँ से ये भर के लाए हैं और किसको सप्लाई करने वाले हैं उसके, और वो जो वाहन स्वामी होता है उसके बारे में पूछताछ करके उसको भी गिरफ्तार करा जाता है। और इसकी लगातार पूछताछ करके जहाँ से इन्होंने दारू भरी है, जो हरियाणा में और पंजाब में जो माल भरवाते हैं उन तक भी पहुँचने का प्रयास करा जा रहा है। और जो अहमदाबाद या गुजरात में जहाँ जिनको सप्लाई करते हैं उनके बारे में भी लगातार पता करके उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास। और ज्यादा जानकारी के लिए जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, पुलिस जो है पूरी तरह से, जो पुलिस की स्पेशल टीम पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार नकेल कस रही, फिर भी नए नए मामले सामने आ जा रहे हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिला जो है वो गुजरात की सीमा से लगता हुआ है। आए दिन यहाँ पर अवैध शराब तस्करी की कार्रवाइयां होती रहती हैं। जो बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र है और जो डीएसटी टीम जो है लगातार इस मामले में नजर रखते हुए कार्रवाई करती है। आज भी जो डीएसटी टीम है उसने राजपुर घाटी से 2 कार जब्त की है जो हरियाणा निर्मित शराब को लेकर के गुजरात तस्करी कर ले जा रहे थे। मामले में पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम आपको बता दें कि 31 जुलाई तक पिछले 7 माह में काफी सफलताएं पुलिस ने हासिल की हैं और पुलिस ने 307 प्रकरण दर्ज करते हुए 49 बड़े वाहनों को जब्त किया है और अभियुक्तों से 4000 से अधिक अवैध शराब के कार्टन भी जब्त किए हैं। जी जयेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई और बढ़ते अगली खबर पर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग मौके से ही फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कई हथियार समेत कारतूस और उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर आपको बता दें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से कई हथियार और कारतूस उपकरण भी बरामद किए हैं और फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ की जा रही है। कल शाम के टाइम में डबली राठान की तरफ गश्त में रवाना हुए थे, तो उस दौरान गश्त मुखबिर की सूचना पर रोई सैजीपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत चक 35 SW है, वहाँ जसकरण सिंह उर्फ जस्सा, इसकी ढाणी की सूचना मिली थी कि ढाणी के पिछले साइड में कई हथियार बना रहे हैं। और राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस मामले में और क्या कुछ अपडेट है? जी फिलहाल तो यही है कि जो ये हथियारों की जो फैक्ट्री पकड़ी है, एक प्रकार से मिनी फैक्ट्री है और ये देसी पिस्तौल बनाकर यहाँ आसपास के इलाकों में बेचते थे। फिलहाल तो पुलिस जो है यही पूछताछ कर रही है कि इन्होंने अब तक कितने हथियार बनाए हैं, देसी पिस्तौल किन किन को दिया है, क्योंकि कुछ बड़ी गैंगवारी की घटनाएं भी हुई हैं, कुछ हत्याएं भी देसी पिस्तौलों से हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं उनका संबंध इन अपराधियों से तो नहीं है। फिलहाल पुलिस इस तरफ जांच में लगी हुई है और पूछताछ जारी। आगे जो भी निकल कर आएगा उससे लगता है कि कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी राजू, ये यहाँ पर कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? जी ये फैक्ट्री जो जानकारी निकल कर आ रही है कि काफी समय से चल रही थी। ये दरअसल एक गांव के बिल्कुल एक एरिया है, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का, अलग तरह का। और इनको ऐसी उम्मीद थी कि पुलिस यहाँ कभी आएगी नहीं, मगर पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है कहीं ना कहीं इतना मजबूत निकला कि पुलिस इन तक पहुंची है। और जानकारी यही है कि काफी लंबे समय से जो है ये देसी पिस्तौल बनाकर और बेच रहे थे आसपास के इलाकों में। यहाँ तक की जानकारी सामने है कि पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी गंगानगर इन्होंने ऐसे कुछ देसी पिस्तौल बेचे हैं बनाकर दी। जी बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। और चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने पिस्टल की मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान रामदेव मंदिर के पास युवक को गिरफ्तार किया है, जहां वो बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ जा रहा था। पुलिस के रोकने पर युवक के 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस आरोपियों के
साथियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ हथियारों की सप्लाई करने जा रहा था। दौरान मुखबिर की सूचना मिलने पर मदनलाल पुत्र सुगनाराम मेघवाल इसके कब्जे से एक मैगजीन और 3 कारतूस 7.65 mm के बरामद किए। इसके अन्य 2 साथी हैं वो आपके। क्या किसी मुर्गे को आपने पुलिस थाने में देखा है? नहीं देखा तो देखिए पाली शहर से आई इस खबर को, जहां इस मुर्गे को हिरासत में लिया गया है। अब इस मुर्गे का जुर्म भी जान लीजिए। आखिर क्यों इसको थाने लाया गया? इस मुर्गे का दांव लगाया जा रहा था, इस पर जुआ खेला जा रहा था, वो भी एक तबेले में। लेकिन पुलिस को भनक लग गई। दबिश देकर न सिर्फ मुर्गे को दबोच लिया, बल्कि जुआ खेलने वाले 67 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जुआरियों के पास से करीब 1.25 लाख कैश बरामद किए गए हैं और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए हुए व्यक्ति मुर्गों के ऊपर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर श्रीमान राहुल कोटकी साहब से, एसपी साहब से सरेंस वारंट लिया जाकर दबिश दी गई। तो वहाँ पर मुर्गों पर दाव लगाते हुए लगभग 5 दर्जन से अधिक व्यक्ति मिले, जिनके पास 1,23,575 रुपये बरामद किए गए। वह 2 दर्जन से अधिक वाहन जब्त किए गए। कोटा के नया गांव हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक घनश्याम मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था, तभी नया गांव 4 लेन पर वाहन की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरके पुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होने से इसको एम्बुलेंस लेकर गया। एम्बुलेंस डॉक्टर साहब ने चेक किया, पीसीबी करवाने के बाद मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के झाडोल और कोटड़ा इलाके में बीते 48 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और कई नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कोटड़ा मुख्य मार्ग बंद हो गया है। पुलिया पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। पुलिस लगातार लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कोटड़ा मुख्य मार्ग की, जहां पर पानी, नदी का पानी उफान पर है और पुल पर भी पानी बह रहा है। उफान पर है पूरी तरह से नदियां, और जिसको देखते हुए पुलिस ने भी वहां पर जो है सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को नदी से दूर रखने पर ध्यान दे रही है। और खबर 12 से है, जहां पर आपको बता दें कि बरसाती नदी के टापू पर फंसे हैं 2 युवक, जो 16 घंटे से टापू पर ये दोनों युवक फंसे हुए हैं। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो 12 से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, बरसाती नदी के टापू पर 2 युवक फंस गए हैं। 16 घंटे से ये दोनों युवक यहां पर फंसे हुए हैं और मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से 2 युवक यहां पर फंस गए हैं। बरसाती नदी के टापू पर ये दोनों युवक फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर रवाना हो गई है। मौके पर पुलिस भी रवाना हो चुकी है। 16 घंटे से इस टापू पर दोनों युवक फंसे हुए हैं। तो 12 से बड़ी खबर, बरसाती नदी के टापू पर 2 युवक फंसे हुए हैं 16 घंटे से, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। हम लोग अभी इस खाल को पार कर इधर आए थे और टीम के बाकी सदस्य तो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से 2 युवक यहां पर फंसे हुए हैं और दोनों को रेस्क्यू करने के लिए जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। पुलिस भी रवाना हो चुकी है। 16 घंटे से ये दोनों युवक यहां पर फंसे हुए हैं। यहां से उन्हें निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। सामान बचाने के चक्कर में फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में आज राज्य सरकार के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बाद भी जयपुर में आज मीट और मांस की दुकानें खुली हैं और नगर निगम इन दुकानों को बंद कराने में नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि दिनांक 22 और 23 अगस्त को पूरे क्षण पर्व और संवत्सरी होने के चलते पशुवध गृह, मांस और मछली की दुकानें बंद रखी जाएं। वहीं 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते भी ये दुकानें बंद रखी जाएं, लेकिन बावजूद इसके भी ये दुकानें जयपुर के कई इलाकों में खुली हैं। पर्व और नव संवत्सरी की वजह से राजस्थान में डीएलबी ने तमाम नगरीय निकायों को निर्देश दिए थे कि 22 और 23 अगस्त को पशुवध गृह, मांस और मीट की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन बावजूद इसके राजधानी में राज्य सरकार के आदेशों की यानी डीएलबी के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर पर अभी हम मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से मीट, मांस, मच्छी की जो दुकानें हैं वो खुली पड़ी है। यहाँ पर सरेआम जो मीट है वो बिक रहा है, सरेआम जो पशुओं का वध है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो जयपुर नगर निगम प्रशासन है, जिसके पास में जयपुर नगर निगम की जिम्मेदारी है इन दुकानों को बंद करने की, आज के दिन वो नगर निगम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने काम को अंजाम देने में नाकाम साबित होता हुआ दिख रहा है। सरेआम जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर इस तरीके से ये दुकानें चल रही है। एक दुकान नहीं बल्कि कई दुकानें यहाँ पर चल रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी आज रविवार का दिन होने के चलते अपने घर पर बैठकर एक तरीके से छुट्टी का मजा ले रहे हैं और इन दुकानों को देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सवाल ही उठता है कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना कराने में नगर निगम नाकाम साबित होता हुआ क्यों दिख रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और हमारे साथ दीपक व्यास जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन पे। दीपक, सवाल यही है कि राज्य सरकार का आदेश, निगम की जिम्मेदारी और 2 दिन से बंद करने की बात थी और वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए माजिद, बिल्कुल पिछले दिनों 19 अगस्त को जो डीएलबी है, स्वायत्त शासन विभाग, उसके निदेशक ने तमाम नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए थे कि दिनांक 22 और 23 अगस्त को, क्योंकि पर्युषण पर्व है और इसके अलावा संवत्सरी 23 तारीख को है, तो ऐसे में जैन समाज का बड़ा पर्व ये माने जाते हैं, पर्युषण पर्व माने जाते हैं, तो ऐसे में इन 2 दिनों के लिए और इसके अलावा 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते दुकानें, जो मीट मांस की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं और इसके अलावा जो पशुवध गृह है उनको बंद रखा जाए। लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर जो स्थितियां हैं वो काफी एक नाकामी साबित करने वाली है नगर निगम की। जयपुर की जो शहरी सरकार है, नगर निगम, वो इन पालना को करवाने में नाकाम साबित है। अभी कुछ देर पहले हमारी नगर निगम के जो एक डॉक्टर है जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला कि हम लोग शहर में कार्रवाई कर रहे हैं, कई जगह पर दुकानें बंद करवाई गई है, लेकिन जब हमें बताया कि
ट्रांसपोर्ट नगर इलाका, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती का इलाका समेत दिल्ली रोड के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो उनका कहना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दूसरे अधिकारियों का नाम ले दीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम साफ तौर पर नाकाम साबित इन पूरे कार्रवाइयों को करने में दिख रहा है। ये उस स्थिति में जब राज्य सरकार खुद निर्देश देती है लेकिन उसकी पालना नगर निगम नहीं करवाता। अब अंदाजा इस बात का लगेगी कि राजधानी के अंदर जहां पर पूरी की पूरी सरकार बैठती है वहां पर यदि ये स्थिति है तो जो बाकी के जिले हैं उनके अंदर क्या स्थिति होगी, नगर निगमों में क्या स्थिति होगी। नगर तो क्या लगता है कि नगर निगम खुद सुस्त नजर आ रही है और इससे बेपरवाह नजर आ रही है? देखिए माजिद, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरीके से नाकामी या नगर निगम की दिख रही है। बात सफाई की होती है तो नगर निगम नाकाम नजर आता है, और ये तो बिल्कुल एक तरीके से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि 2 दिन आप राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करवाएं, लेकिन उसके अंदर नगर निगम के अधिकारी नाकाम है। कहीं ना कहीं संडे जो है उस संडे की छुट्टी का लुत्फ उठाते हुए अपने घरों के अंदर नजर आ रहे हैं। शहर के अंदर उन्हें फील्ड में होना चाहिए था, लेकिन फील्ड में होने की बजाय वो गायब है फील्ड से, और महज एक तरीके से औपचारिकता पूरी कर ली जाती है 1-2 दुकानों पर इस तरीके की कार्रवाई करने के। एक बात और है माजिद की ऐसी जो शॉप चलाने वाले लोग हैं, जो मीट मांस मछली की दुकानें चलाते हैं, वो नगर निगम की नाक के नीचे यदि दुकानें चलाते हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत शय और कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से जो मिलीभगत है वो उनके सामने आती है, उन्हीं की शय पर ये दुकानें चल रही हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत दोनों में नजर आ रही, जिसकी वजह से ये दुकानें खुली हुई हैं। बढ़ते अगली खबर पर, इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने वाले सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए आज दौसा में गुरु शिष्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और दौसा कलेक्टर पीयूष मारिया मुख्य अतिथि थे। गौरतलब है कि पिछले शिक्षा सत्र के दौरान विधायक मुरारी लाल मीणा ने 100% परिणाम देने वाले सरकारी विद्यालयों को सम्मानित करने की बात कही थी। मैंने कुछ प्राइज भी रखे थे स्कूलों के, भाई फर्स्ट को इतने, सेकंड को इतने, थर्ड को इतने, फोर्थ तक रखे थे, और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड प्रत्येक सब्जेक्ट में आएंगे उनके लिए भी हमने प्राइज रखे थे। बहुत सी हमने योजना रखी थी और उसका परिणाम इतना अच्छा है, मुझे खुशी है इस बात की। अगर हमारा जो पिछले साल का रिजल्ट था क्षेत्र का, सीधा 5% की वृद्धि हमारे रिजल्ट में हुई। ये बहुत ही उल्लास की बात है और काफ़ी खुशी की बात है कि दौसा ज़िले से इतने अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और सरकारी स्कूलों से ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, बच्चों का प्रोत्साहन करते हुए, मैं आशा करता हूं कि अभी ये कोरोना काल में जो स्कूल को जो एक बैकलॉग हुआ है, इसको हम जल्द पूर्ण करेंगे और इसमें सरकार भी अपने स्तर पर नीति बना रही है और जिला स्तर पर। और चलते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। 2-4 बातें कही, उसके संबंध में मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूं। आप सब पधारे, उसका स्वागत है। एक तो सबसे बड़ी बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कही कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है। मैं बता देना चाहता हूं नड्डा जी को कि आपने जो वादे किए थे मोदी जी ने और आपकी सरकार ने, वो जनता भूली नहीं है। चाहे वो महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी करके काला धन समाप्त करने की बात हो, लाने की बात हो, अपराधों को, आतंकवाद को समाप्त करने की बात हो, ये सब जो आपने जुमले दिए थे उनको देश की जनता और प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इसलिए आप ये भ्रम नहीं पालें कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात कही कि कोरोना में प्रदेश में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना के दौरान जो काम किया संक्रमण को रोकने का, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोरोना में राजस्थान में जिस प्रकार से अच्छा काम हुआ है संक्रमण को रोकने के लिए, अन्य राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि नड्डा जी, आपकी केंद्र की सरकार कोरोना में
आपके देश के गृह मंत्री को पॉजिटिव होने से नहीं बचा सकी। राजस्थान से 3 केंद्र के मंत्री हैं केंद्र में, कैलाश चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी और गजेंद्र सिंह जी। तीनों को आप कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होते हुए वहां का मंत्री कोरोना पॉजिटिव होकर के ईश्वर का प्यारा हो जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कोई नहीं हो सकता कि जब कोरोना हमारे देश में दस्तक दे रहा था तब देश का प्रधानमंत्री नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी मिलकर के मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और जो सरकारें गिराने का पूरे देश में अश्वमेघ जो उन्होंने छोड़ रखा था, जब राजस्थान में आते आते अशोक गहलोत की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया, और विफल ही नहीं कर दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के टुकड़े टुकड़े हो गए। इनके नेताओं में इतना अंतर्विरोध हो गया कि पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करती है कि प्रदेश में कल सरकार के खिलाफ हम अविश्वास राजस्थान की विधानसभा में लाएंगे, और सुबह होते होते वो उनका जुमला साबित हो जाता है, अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद में वो ये कहते हैं कि 75 हमारे हैं, 73 प्लस 72 प्लस 3, उसके बावजूद डिवीजन नहीं मांगते हैं। छोटी छोटी बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र जी राठौड़ और कटारिया जी डिवीजन मांगने वाले लोग वहां पर डिवीजन नहीं मांगते हैं, और डिवीजन ही नहीं मांगते हैं, अपने ही विधायकों पे सवाल खड़ा करते हैं। 4 विधायकों को जो नोटिस दिया गया है, क्या हमने कहा था आपको नोटिस देने के लिए? अगर ये डिवीजन मांगते तो मैं समझता हूं और ज्यादा संख्या इनमें बढ़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने डिवीजन नहीं मांगा। कोरोना में भ्रष्टाचार की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को और उनके केंद्र के नेतृत्व को मैं पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड जिसकी ऑडिट नहीं होगी, आप किस मुंह से हमारी सरकार से कोरोना के काल में किए गए अच्छे काम के बावजूद भी सवाल पूछने की हिमाकत कर रहे हो? जब कोरोना के ऊपर चर्चा हो रही थी, एक भी नेता ने किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहां की लोकल जो इकाइयां हैं, इनमें आपस में अंतर्द्वंद है, और नड्डा जी को उनको सलाह देनी चाहिए कि आपको जो राजस्थान की जनता से विपक्ष के नाते सरकार से जो सवाल करने चाहिए, वो सवाल आपको करने चाहिए। वो सवाल नहीं करके और केवल अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब गए थे दुबे जी चौबे जी बनने, छब्बे जी बनने चौबे जी, और बन गए दुबे जी। तो ये स्थिति जब बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूं कि इनको थोड़ा बहुत अगर नैतिकता है तो अब भी केंद्र की सरकार को, राज्य की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से, उनकी पार्टी से कि आप अन्य राज्यों से हमारे राज्य की कोरोना के जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कोरोना संक्रमण को रोकने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, और सबको साथ लेते हुए, कोई ऐसा नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो 25 के 25 चाहे एमएलए हो, सबसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है, और कोई भी स्टेट में इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ होगा। और जो हमारी कोरोना के समय में जो टेस्टिंग की बात हो, चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे मृत्यु दर कम होने की बात हो, वो सारी की सारी अन्य राज्यों से पूरे देश में बेहतर है। अच्छा होता कि जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी को वापस एकजुट करने की नसीहत देते। भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र की सरकार है
उनसे ये मांग करते पार्टी अध्यक्ष के नाते सरकार से कि आप महंगाई कम कीजिए। आप जो नोटबंदी के आधार पर नौकरियां गई हैं, पिछले 4 महीने में आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ये पूरे मीडिया में आया है, ऑथेंटिक डाटा है। उसके ऊपर बोलने की बात थी, उसके ऊपर वो नहीं बोले, तो मैं समझता हूं आज युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यह अनर्गल बयानबाजी नड्डा जी को छोड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो टुकड़ों में बटी हुई है, पता नहीं कितने टुकड़े हैं, गिनती नहीं हो रही है, उनको एक करने में अपनी शक्ति लगाएं। और जो वादे केंद्र की सरकार बनाते वक्त उन्होंने जनता से, देश की और प्रदेश की जनता से किए थे, और जिन लोगों को मंत्री बना करके यहाँ की, राजस्थान की, प्रदेश की जनता ने किसी को पानी की गंगा बहाने के लिए भेजा था, किसी को कोई दूसरा काम करने के लिए भेजा था, राजस्थान के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भेजा था, वो ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के षड्यंत्र गिराने का षड्यंत्र करने से बाज आए। और उन लोगों को नहीं बचा सकते, केंद्र के तीनों मंत्रियों को, गृह मंत्री को जो कोरोना से नहीं बचा सकते, वो हमारी सरकार के इंतजामात के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगाए हैं हमारी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, व्यवस्था, कोरोना काल की व्यवस्थाओं के ऊपर, वो सारे आरोप अपनी झेप मिटाने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का, उसका पर्दाफाश हो चुका है और उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस तरीके बेसलेस बातें नड्डा जी ने की हैं, जी मैं इनकी निंदा करता हूं और जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं उनको मैं नकारता हूं। सर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं हुआ, केवल युद्ध विराम की स्थिति है। 4 विधायकों को नोटिस किसने दिया? 11 विधायकों पर सवाल किसने खड़े किए? जब सतीश पूनिया जी प्रदेश के अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े हुए विश्वास मत के ऊपर, तो कौन कौन नेता बाहर गए, उनको सुनना पसंद कौन नहीं करता? ये सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष जब बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आधे विधायक और नेता बाहर चले गए कि हमें इनको नहीं सुनना। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या बात हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। कल यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी चार्ज ले रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मैन कांग्रेस में आप किस